राजीव जी, ये तो मोदी सरकार के ऊपर जो चुनौती है या चुनौतियां जो खड़ी करने की कोशिश है वो केवल राहुल गांधी की तरफ से। इस देश में इस सरकार के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास है या जो बनता हुआ दिख रहा है या इस सरकार को लोग घेर रहे हैं, उसमें केवल और केवल राहुल गांधी का प्रयास है। चाहे संविधान बचाओ, चाहे आरक्षण बचाओ, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे वो आर्थिक विषमता का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने की जो जो पहल है वो केवल और केवल राहुल गांधी की है। इतने बड़े एक इनके अलावा राष्ट्रीय पैमाने पर और लगातार किसी नेता ने वो पहल नहीं की। और यही वजह है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता, राहुल गांधी की जन स्वीकृति और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी। उन्होंने अपने आप को जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ खड़ा किया कि हम उनके साथ हैं। और एक जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के, मोदी सरकार की जो विफलताएं थी वो लोगों के सामने रखा। उन उन जो गतिविधियां थी सरकार की, उसके पीछे का एजेंडा क्या था, उन लोगों के सामने रखा। और ऐसी परिस्थितियों में रखा जब मीडिया के द्वारा उनको कोई साथ नहीं मिल रहा है। जो जो सत्तारूढ़ दल है वो संगठनात्मक और संस्थात्मक तरीके से उनको अविश्वसनीय बनाने के लिए का प्रयास कर रहा है या कोशिश कर रहा है कि वो एक अगंभीर नेता है और राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है। एक जी। लगातार हमला होता रहा पिछले 10 सालों में। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने आप को जन समस्याओं से दूर नहीं रखा। और यही वजह है कि आज जो भी राजनीतिक दल जो गैर भाजपा की राजनीति कर भी रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ के बिना उनका आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि बड़ा समूह राहुल गांधी ने तैयार किया है जो केवल और केवल राहुल गांधी के साथ खड़ा है। वो किसी ऐसे अन्य दल के साथ नहीं खड़ा है जो गैर भाजपा की राजनीति तो करता है, लेकिन वो अगर कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो लोग उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। यह लगभग अधिकांश राज्यों में स्थिति है। एनडीए की आप बात करें कि एनडीए में फूट क्यों नहीं होगी? आखिर जो लोग एनडीए में आए हैं वो किस बात के लिए आए हैं? कि एनडीए के नेता, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी, चुनाव जिताने में सहायक होंगे। वो चुनाव जीत जाएंगे, एक जन समर्थन इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावा तो कोई एनडीए का अन्य एजेंडा तो है नहीं। जी। किसी के वैचारिकी बीजेपी के साथ मिलती नहीं है, किसी की सोच बीजेपी के साथ मिलती नहीं है। वह इस बिना पर है कि कांग्रेस की तुलना में या राहुल गांधी की तुलना में या कांग्रेस के किसी नेता की तुलना में चुनाव जिताने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास बहुत है। लेकिन यह जो एक अपराजय होने का माहौल था या नरेंद्र मोदी पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव जिता देने का जो एक विमर्श बनाया गया था, 2024 के चुनाव में बिखर गया। और अगर इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को यह लगने लगेगा कि वह बीजेपी के साथ रह करके अपने राजनीतिक जनाधार को बचाए नहीं रख सकते हैं, तो क्या वे एनडीए के साथ बने रहेंगे? अगर शिंदे गुट के नेताओं को यह नहीं लगेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के साथ जुड़े रह करके अपनी सीट बचा सकते हैं, अपनी सत्ता बचा सकते हैं या अपनी राजनीतिक ताकत बचाए रख सकते हैं, तो क्यों बीजेपी के साथ रहेंगे वो? अगर अजीत पवार गुट को यह लग गया कि 2024 के भी लोकसभा के चुनाव में लगभग सफाया हो गया, उनके खुद की पत्नी हार गई और मत प्रतिशत है उसका आप उल्लेख भी नहीं कर सकते, तो फिर अजीत दादा पवार क्यों रहेंगे एनडीए में? जी। क्या मिलने जा रहा है उनको? किस राजनीतिक आंदोलन, कौन सा राजनीतिक आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं? अगर आप हम लोग नीतीश कुमार की इतनी बात कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के सांसदों को लगने लगेगा कि वह बीजेपी के साथ रह करके चुनाव नहीं जीत सकते, आखिर जनता दल यूनाइटेड का वोटर कौन है? क्या वो सांप्रदायिक है? क्या वह ध्रुवीकरण में विश्वास करता है? क्या वह हिंदुत्व की राजनीति करता है? क्या वह मंदिर के नाम पर चलाए जा रहे राजनीति का एक अंग बनना चाहता है? कौन सा वर्ग है जो जनता दल यूनाइटेड का साथ है? अगर वह सामाजिक सशक्तिकरण से तैयार हुआ राजनीतिक मतदाता है तो वह बीजेपी के साथ क्यों रह लेगा? और क्या उनको 2024 का चुनाव परिणाम में नहीं बताता है कि किस तरह से राजनीतिक ताकत जनता दल यूनाइटेड की घट रही है या बीजेपी की घट रही है? और अगर अगर बीजेपी के साथ रह करके वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो 2025 तक इंतजार क्यों करेंगे? वो क्यों नहीं टूट फूट होगी?
सवाल केवल ये है कि अगर आप में चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं, अगर लोग अगर बिना वैचारिक धरातल के आपके साथ जुड़े हैं केवल चुनाव जीतने के लिए, तो चुनाव हारते हुए देख करके लोगों का आपसे अलग होना स्वाभाविक सी बात है। यह हो के रहेगा जब तक एनडीए में या नरेंद्र मोदी में, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी को के पास ये ताकत थी कि अपने अकेले कंधे पर वो नेताओं को चुनाव जिता सकते थे विभिन्न राज्यों में, भले वो तमिलनाडु में, केरल में, पांडिचेरी में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, नॉर्थ ईस्ट में, जो उनको चुनाव जिताने की क्षमता न हो, लेकिन एक बड़े इलाके में वो चुनाव जिताने की क्षमता उनके पास रही है। लोग उनके साथ थे, कभी उन्होंने एनडीए की चिंता भी नहीं की। उनको था कि जिसको आना हो आवे, जिसको ना आना हो मत आवे। लेकिन 2024 के चुनाव से लगने लगा कि वह क्षमता जो मोदी मैजिक कहा जाता था वो खत्म हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी की अपराजय होने की बात कही जाती थी वो समाप्त हो गई। अब अगर टीडीपी यह कहती है कि हम 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम मस्जिदों के मौलवियों को और मौलानाओं को पैसा देंगे, उनको तनख्वाह देंगे, हर शहर में, हर प्रमुख शहर में हज हाउस बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाने के लिए अलग से जमीन देंगे, उनकी बाउंड्री बनाएंगे, और बीजेपी से सहमत नहीं है, तो ये साथ क्यों लंबा चलेगा? क्या बीजेपी उस एजेंडे का विरोध करने की स्थिति में है? और क्या उस विरोध को टीडीपी स्वीकार करने की स्थिति में है? बिल्कुल नहीं है। तो यह वैचार की जो सुविधाजनक अपनी सुविधाओं के लिए और राजनीतिक सहूलियतों के लिए बनी है, इसको बिखरने में कितना समय लगेगा? अगर आप अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति होते हुए नहीं देख सकते तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस गठबंधन से अलग हो जाएंगे। और एक राजनीतिक दल को एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए होता है। क्या एनडीए के साथ रह करके, क्या इस सरकार के साथ रह करके जो पॉलिटिकल स्पेस किसी राजनीतिक दल को चाहिए वो उसको मिल पा रहा है? और क्या वो मिल पाएगा? जो राजनीतिक दल आपके साथ वैचारिक स्तर पर एकदम अलग अलग है, वो आपको पॉलिटिकल स्पेस क्यों देगा? कैसे संभव है? और उसके भरोसे, जिसके साथ आपकी वैचारिक समानता नहीं है, उसके भरोसे आप उस राज्य विशेष में अपनी राजनीति कैसे कर सकते हैं? कैसे संभव है? तो ये स्वाभाविक सा सवाल है कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बीजेपी की तुलना में कांग्रेस ने इस देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों के सामने बीजेपी को छोड़कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनका गठबंधन पूरे सम्मान के साथ चलेगा। वह किसी भी राजनीतिक दल के सामने उसके अस्तित्व का संकट नहीं पैदा कर रहा है। पिछले 10 सालों का अनुभव है, चाहे वो डीएमके के साथ उनकी राजनीति चल रही हो तमिलनाडु में, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राजनीति चल रही हो झारखंड में, और चाहे शिवसेना या उद्धव ठाकरे के साथ उनकी राजनीति चल रही हो महाराष्ट्र में। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में इनका गठबंधन हो और उस गठबंधन में किसी तरह का विवाद पैदा हुआ। कितना पुराना यूटीएफ चल रहा है वहाँ? किस राजनीतिक दल ने केरल में कहा कि साहब कांग्रेस सबको खत्म करना चाहती है? आज कितने तरह की बातें उत्तर प्रदेश में कही जा रही है कि कांग्रेस बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों के आपसी संबंधों में या आपसी समझ में कोई गिरावट तो नहीं आई, क्योंकि उनको ये पता है कि एक दूसरे के साथ रह करके ही वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास निश्चित रूप से अपना संगठन है, लेकिन राजनीतिक विश्वसनीयता कांग्रेस के पास है। कांग्रेस से वो राजनीतिक विश्वसनीयता पैदा की है। जनता को विपक्ष के साथ जोड़ने का काम, विश्वास दिलाने का काम कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया। अगर आप राहुल गांधी से अलग होकर के राजनीति करने का प्रयास करते हैं तो एक अलग तरह की राजनीतिक चुनौती आपके सामने प्रस्तुत होगी। इस बात की समझ का समाजवादी पार्टी के पास है। तो वो जो राजनीतिक दलों में जो कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई, चुनाव जीतने की क्षमता में वृद्धि की, लोगों को अपने साथ जोड़े रहने की ताकत दिखाई, लोगों के बीच अपने एजेंडे के साथ जाने और लोगों का विश्वास हासिल करने का एक राजनीतिक कौशल जो कांग्रेस ने दिखाया, यह इंडिया दल समूह की एकता का प्रतीक है। एकता का वो उनके साथ और गंभीरता से साथ जुड़े रहेंगे और उनको यह लगने लगा कि वह बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। और दूसरी तरफ एनडीए में लगने लगा है कि वह बीजेपी के साथ रह करके अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाना छोड़ दीजिए, बचाए रखना उनके सामने बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो
राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता सामने आया जिसने जन विश्वास हासिल किया, जिसने इस कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की क्षमता दिखाई और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता और अपनी विश्वसनीयता बनाई। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपराजय होने का जो अपना एक विमर्श था, उसको खंड खंड होते हुए सबके सामने रखा। तो मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो मुख्य आधार है वह है केवल जनता के सवालों के साथ जुड़े रहना और उसके साथ लगातार संघर्ष करते रहना। यह उनकी ताकत है और यही उनकी ताकत भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने यह भी चुनौती बन गई है कि अब उसमें चुनाव जिताने की इतनी क्षमता नहीं रह गई कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लें कि आप चुनाव जीत ही जाएंगे। अब विमर्श होने लगा है कि फला 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 किन कारणों से हार गए। अरे क्यों विमर्श हो रहा है? आप तो मोदी की गारंटी पे चुनाव जीतने के लिए निकले थे। आप तुम मोदी के चेहरे पर आप मोदी जी कह रहे थे कि मैं भी हूं आपका वोट की, आप उम्मीदवार को मत देखिए, आपका वोट मुझको मिलने जा रहा है। तो फिर अब किस बात की व्याख्या की जा रही है कि विभिन्न राज्यों में पार्टी क्यों हार गए, उन कारणों की तलाश क्यों की जा रही है? यह क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि यह मोदी की हार है, मोदी की गारंटी को समाज के द्वारा खारिज किया जाना है, सरकार के नीतियों के खिलाफ लोगों का एक यह जन आक्रोश है। साफ शब्दों में इसको स्वीकार कीजिए आप। अगर आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, गोया कि आप ये तो स्वीकार ही कर रहे हैं कि एनडीए की अपनी ताकत पर और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी की ताकत पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। और यह बढ़ता हुआ जो विमर्श है वह एनडीए में बिखराव का सबसे बड़ा कारण है। जी जी बिल्कुल।